यहां भी प्रीफिक्स और सफिक्स होगा। यहां अगर हम बात करेंगे तो प्रीफिक्स का जो टर्म है वो ये अल्क वाला टर्म है। ये टर्म हमें प्रीफिक्स के बारे में बताता है। बस यहां फर्क क्या होगा, यहां कोई प्रिंसिपल कार्बन चेन का चक्कर नहीं होगा। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है कि ये हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या बताएगा सर? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एन की अगर बात करेंगे तो एन हमें बताएगा कि हमारा कंपाउंड कैसा है, यानी कि कंपाउंड पूरी तरीके से सैचुरेटेड है या नहीं है। हिंदी में सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त। यानी अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड क्या होने चाहिए? सिंगल। तो मैं बोल सकता हूं कि बिटवीन कार्बन एंड कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, जिसमें मीथेन एक्सेप्शन है, आपको पता ही है। जहां एक कार्बन होगा वहां कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। बना लीजिए, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। सिंपल कहानी है। यहां पर हम इनके नाम से पहले क्या क्या यूज कर सकते हैं? स्मॉल एन का मतलब आप नॉर्मल का यूज कर सकते हैं। आइसो पढ़ाया था, आइसो का यूज कर सकते हैं। नियो पढ़ाया था, नियो का प्रयोग कर सकते हैं। बना लीजिए सर, नॉर्मल, आइसो और नियो। कैन ऑल्सो यूज्ड, कैन ऑल्सो यूज्ड बिफोर बिफोर कॉमन नेम। कॉमन नेम से पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक बात। नॉर्मल शब्द जो है बेटा, इसका अगर हमें प्रयोग करना है तो याद रखना है कि नॉर्मल के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? 4। बेटा मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्मल वही यूज करते हैं जहां पर ब्रांचिंग हो रही हो। तो 4 कार्बन से कम में ब्रांचिंग का कोई मतलब नहीं। बना लीजिए, अब ये बात क्लियर भी हो जाएगी, ये पॉइंट आपकी समझ में आ भी जाएगा कि कैसे यूज। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है, अगर लिखा होगा CH4, यहां जो भी नाम लिखे जा रहे हैं वो सारे नाम अब क्या होंगे? कॉमन नेम होंगे। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में कॉमन नेम और IUPAC नेम में ज्यादा अंतर नहीं है। बस फर्क क्या होता है, IUPAC में प्रिंसिपल कार्बन चेन होती है, यहां प्रिंसिपल कार्बन चेन नहीं है। आइए, कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए अल्क क्या होगा? मेथ। और सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखा जाएगा? बेटा 2 कार्बन होंगे तो CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। नाम क्या होगा? इथेन। 3 कार्बन अगर होंगे तो CH3, CH2, CH3। तो बेटा नाम क्या लिखेंगे 3 कार्बन के लिए? प्रोपेन। अब यहां तक नॉर्मल का कोई प्रयोग नहीं किया। अब इसके बाद नॉर्मल का मीनिंग आपकी समझ में आएगा। CH3, CH2, CH2, CH3। एक 4 कार्बन का कंपाउंड ये है और एक 4 कार्बन का कंपाउंड
ऐसे ब्रांच बनाकर भी बनाया जा सकता है। तो जरा बात को समझिएगा, दोनों में कितने कार्बन हैं? 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच है बॉन्ड सिंगल, तो ब्यूट प्लस एन यानी क्या लिखोगे? ब्यूटेन। यहां भी क्या लिखोगे? ब्यूटेन। बोलो बेटा। अब दोनों का नाम तो ब्यूटेन नहीं हो सकता, तो अब एक बात तय है कि 4 कार्बन अगर हैं और स्ट्रेट चेन है, तो हम नाम से पहले क्या लगा देंगे? नॉर्मल। तो यहां लिखेंगे नॉर्मल, लेकिन बेटा नीचे वाले नाम में देखो, क्या तुम पढ़ के आए हो कि एक कार्बन पर अगर 2 मेथिल लगे हों, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसो। इसका मतलब इसके नाम से पहले क्या लगा दोगे? आइसो। ठीक बात है। तो सिंपल है, ज्यादा इसमें कोई चक्कर ऐसा नहीं है कि आपको ना आए। लास्ट पोर्शन है आईयूपीएससी का, बहुत आराम से निकल जाए। नॉर्मल एल्केन की तरीके लिखना है। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो आप एल्केन के तरीके नाम लिख सकते हैं। याद रखिएगा, नाम से पहले नॉर्मल, आइसो और नियो लगाया जा सकता है। नॉर्मल केवल तब यूज करेंगे जब हमारे पास कम से कम 4 कार्बन की चेन होगी, और स्ट्रेट होगी तो नॉर्मल लिखेंगे, ब्रांच होगी तो या आइसो होगा या तो नियो। चले हटाएं, तो यहां तक बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अब कुछ नाम आपको देंगे, अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा के बताना, और बेसिकली याद ज्यादा करना है, ठीक है ना? चले बेटा, आइए। CH3, CH2, 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 CH3, एक कंपाउंड ये, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, और अगला कंपाउंड है CH3, C, CH3, CH3, CH3। इन 3 कंपाउंड्स के नाम आपको लिखने, और जो भी नाम लिखेंगे वो सारे नाम कॉमन नेम। तो पहले वाले कंपाउंड में बेटा 5 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है, तो पेंटेन तो लिखेंगे, बट साथ में क्या लिखेंगे? नॉर्मल। तो नाम होगा नॉर्मल पेंटेन। बात समझ में आती है? दूसरे कंपाउंड में जरा देखो, तो क्या एक कार्बन के पास 2 मेथिल है, यानी आपको आइसो ग्रुप नजर आएगा। क्या लिखेंगे? आइसो, आइसो पेंटेन। क्या नाम होगा? आइसो पेंटेन। 5 कार्बन है, एक साथ लिखना, या कोई नंबरिंग का मतलब नहीं है। अगला बेटा, 5 कार्बन अभी भी हैं, लेकिन अगर याद करिए तो एक कार्बन पर 3 मेथिल और एक कार्बन आगे मिल जाए सिंगल बॉन्डेड, तो कौन सा ग्रुप होता है? नियो। यानी इसका नाम होगा नियो
पेंटेन। बना लीजिए सर। इतना पता है कि आइसो ऑक्टेन आइसो का एक्सेप्शन होता है। बोलिए सर। बगल में लिख लीजिएगा कि आइसो ऑक्टेन इज अ एक्सेप्शन ऑफ आइसो प्रीफिक्स। और आप सबको पता होना चाहिए आइसो ऑक्टेन जब हम लोग बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनता है। CH3 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 और CH। क्लियर है मामला। तो ये आइसो ऑक्टेन होता है, इसमें आपको आइसो नियो दोनों ग्रुप मिलते हैं और ये अलग से पढ़ा रखा है। तो एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ लिया है। एल्केन की तरीके नाम लिखेंगे। नॉर्मल आइसो और नियो का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। चला जाए। यहां तक आपके बात समझ में आनी चाहिए। आइसो ऑक्टेन याद रखना एक्सेप्शन ऑफ आइसो ग्रुप है। चले भैया। यहां तक ध्यान रखने के बाद अगला हेडिंग डालिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर बात की जाए तो पहला है, लिखिएगा ओनली। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन नीट के लेवल पे जो आता है उसकी बात करेंगे। ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो हेडिंग डाल लीजिए ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। अगर केवल एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो जो बेटा कॉमन नेम लिखेंगे वो कॉमन नेम एल्काइलिन की तरीके लिखा है। कैसे लिखेंगे? एल्काइलिन। जिसमें बेटा अल्क अभी भी आपको क्या बता रहा होगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्क अभी भी बताता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है ये एल्काइलिन से डिसाइड होगा।
तो अल्क ये बता देगा टोटल कितना कार्बन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 पहला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नाम समझिएगा, दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ, और आगे क्या लगा देंगे अब, आइलीन, क्योंकि हम कौन सा नाम लिख रहे हैं, कॉमन नेम, तो नाम होगा इथाइलीन। क्या नाम होगा बेटा, इथाइलीन। तीन कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, नाम होगा प्रोपाइलीन। तो तीन कार्बन तक कोई समस्या नहीं है सर। अब सर अगर हमारे पास चार कार्बन है तो हमें इस तरीके से दिया हुआ मिल सकता है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा, डबल बॉन्ड बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। बोलो बेटा। तीसरा, ब्रांचिंग पॉसिबल है, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, तीनों एक साथ बनाइए। ठीक बात। तीनों बनाने के बाद एक नाम क्लियर है, टोटल कार्बन चार है, तो अगर चार है तो नाम में क्या लिखा जाएगा, ब्यूटाइलीन। बोलो बेटा। तो सबके नाम में हम क्या लिख देंगे, ब्यूटाइलीन। ब्यूटाइलीन और ब्यूटाइलीन, ऐसे बना लीजिए। अब बेटा नाम में कुछ ना कुछ डिफरेंस बनाना पड़ेगा, यहां ना आइसो है ना नियो है, तो जब डबल बॉन्ड स्ट्रेट चेन में होते हैं तो हम वहां पर एक पोजीशन लिखते हैं, क्या, पहले डबली बॉन्डेड कार्बन को अल्फा लिखते हैं, नॉर्मल कार्बन को नहीं, डबली बॉन्डेड कार्बन। तो यहां पर अगर हम अल्फा लिखेंगे तो दूसरे को बीटा। यहां भी सर जब लिखेंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन किनारे से होनी चाहिए, तो अल्फा उधर से देंगे जहां से पास में पड़े, तो दोनों तरफ बराबर पड़ रहा है, तो इसको अल्फा बोलेंगे तो इसको बीटा। अब ये बताइए डबल बॉन्ड की पोजीशन तो वही होती है जहां से वो स्टार्ट होता है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, अल्फा ब्यूटाइल। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, बीटा ब्यूटाइल। क्लियर है ममता। तीसरे नाम में अल्फा और बीटा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दिख रहा होगा आपके सामने ये जो ग्रुप है, जरूरी नहीं है कि सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसको आप क्या बोलते हैं, आइसो। तो आप यहां पर सिंपल क्या यूज करेंगे, आइसो। मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस आना चाहिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मैं जो ये कॉमन नेम लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा हमने जुगाड़ बनाया है। ये जुगाड़ हर बार काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है सर। तो जितना सिस्टमेटिक हो सकता है उतने याद कराए जा रहे हैं, और इसके ऊपर कभी आता भी नहीं। ठीक बात। तो पहला केस हम लोगों ने पढ़ लिया है, जब केवल एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, एल्काइलीन की तरह। क्लियर है मामला। अगली कहानी सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला है सर
बेटा नॉर्मल का मतलब अगर उसमें नॉर्मल लिखोगे तो फिर नीचे क्या लिखोगे दूसरे वाले में? नॉर्मल का मतलब ब्रांचिंग से है, नॉर्मल का मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन से तो है नहीं। तो नॉर्मल कार्बन चेन अगर होती तो नॉर्मल लिखते, ये तो अनसेचुरेटेड है, तो आपको डिफरेंस के लिए अल्फा बीटा यहां लाना पड़ेगा। ठीक बात। अगले केस में और तगड़ा झटका लगेगा आपको। केस नंबर 2, इसी के अंदर ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। केवल कितने ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो? 1। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो जब आप कॉमन नेम लिखने के बारे में सोचेंगे तो कॉमन नेम में कुछ भी जुगाड़ नहीं, कोई तरीका नहीं है एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए। यानी सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। चला जाए। 3 नाम आपको याद रखने। अगर लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH तो आप सबको इसका नाम याद है, क्या लिखते हैं? एसिटिलीन। बोलो भैया। अगर 3 कार्बन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके लिए यूज किया जाता है एलाइलीन। तो कहीं से कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा है, रटना पड़ेगा आपको। एसिटिलीन लिखिए, दूसरा एलाइलीन लिखिए। अगर 4 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड बीच में तो नाम है प्रोटो नाइलीन। क्या नाम होगा बेटा? प्रोटोनाइलीन। तो सिर्फ रटिए और कोई जुगाड़ यहां पर नहीं है। तो मार्क कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। इसके लिए सीधा फंडा है कि जो कुछ दिया है वो सब रट लो। तो आपने पहले पढ़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर पढ़ा अनसैचुरेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का नाम एल्काइलिन की तरीके लिखते हैं। अगर ओपन चेन है और डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल रहा है तो अल्फा और बीटा लिख सकते हैं। आइसो भी हम यहां यूज कर ले रहे हैं। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो कॉमन नेमिंग का कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई रूल नहीं है नाम लिखने, कॉमन नेम तो है ही है। अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो एसिटिलीन लिखें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है तो एलाइलीन लिखेंगे, और अगर 4 कार्बन का एल्काइन है और बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोटोनाइलीन लिखें। क्लियर है मामला? इतना आपको याद रखना है। अगला टर्म आता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, यानी अब हम H को हटाएंगे और उनकी जगह कुछ लगाएंगे। तो हेडिंग डालिए हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब बेटा यहां पर 2 प्रकार के डेरिवेटिव हो सकते हैं। एक, H हटाकर हम ऐसी चीज लगाए जो नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप हो, और H लगाकर एक ऐसी चीज लगाए जो कार्बन से बना फंक्शनल। तो उन दोनों के नाम लिखने के 2 तरीके हैं, जिसको सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में बांटा गया है। ठीक बात। तो लिखिएगा,
पहला हेडिंग डालिए, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, तो यहीं से याद रखना है सिस्टम 1। पहले सिस्टम में हम बात करेंगे नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। लिखिएगा, मेनली नॉन कार्बन कंटेनिंग functional group are used mainly non-carbon containing functional group are used except, या बल्कि एक्सेप्ट ना लिखो, यहां एक एक्सेप्शन काम करता है, इंक्लूडिंग कीटोन। और आप सबको पता है कि कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो चेन के अंदर आ ही जाता है। बोलो सर। बाकी सारे कार्बन कंटेनिंग किनारे लग सकते हैं, तो इसलिए हम कीटोन को भी इसी सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक बात है। जनरल कॉमन नेम में दो पार्ट होंगे, जनरल कॉमन नेम के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा प्रीफिक्स और दूसरा पार्ट होगा सफिक्स। जहां पर प्रीफिक्स हमें बताएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, बना लीजिए। और जहां प्रीफिक्स लिखा है, इसको मैं थ्योरी के हिसाब से तो लिख रहा हूं कि ये आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन रेडिकल से। रेडिकल समझ रहे हो? एक एच हटाकर जो चीज बचेगी उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन का रेडिकल। जैसे प्रोपिल है, एथिल है, मेथिल है। बोलो बेटा। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन रेडिकल। सफिक्स क्या बताएगा? फंक्शनल ग्रुप किस कैटेगरी का लगा है, उसका एक अपना नाम होगा। क्या हम लोगों ने आईयूपीएससी में पढ़ रखा है कि अगर कहीं ओवेच है तो ऑल लगा देंगे, एसएच है तो थायोल लगा देंगे? हाँ बेबी, तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो सफिक्स का जो टर्म आता है बेटा, ये आता है फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, यहां एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहां कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है। तो फ्रॉम ये कहां से आएगा? फंक्शनल ग्रुप। अब अपने को कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे, तो हेडिंग डालिएगा फंक्शनल ग्रुप और उनके सफिक्स। यहां पर किसी प्रकार का कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाएंगे तो नीट लेवल पर आप उसका नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो कोर्स में नहीं है। ठीक बात है? तो आएगा भी नहीं। एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, वही भारी पड़ेगा। जैसे पहले मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूं और आप जरा सोच के मुझे बताइएगा उनके लिए आप क्या लिखते आए हैं आज। SO3H, OH, SH, NH2 हो, NH हो और या बेटा N हो। SO3H के लिए क्या लिखते आए हो? सल्फोनिक एसिड। यहां पर भी क्या लिखोगे? सल्फोनिक एसिड। उसमें कोई चेंज नहीं है। तो कॉमन नेमिंग में भी हम क्या लिखेंगे? सल्फोनिक एसिड।
और एक काम कर लेना, जब सफिक्स लिखना तो ये सफिक्स कौन से वाले हैं? कॉमन नेम। साइड में जरूर ब्रैकेट में लिख लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओवेच के लिए क्या लिखते थे? ऑल। यहां क्या लिखेंगे? एल्कोहल। यहां क्या लगाएंगे? एल्कोहल। एसएच के लिए लिखते थे थायोल। यहां क्या लिखेंगे? आयो एल्कोहल। बोलो बेटा। लास्ट वाला बड़ा सिंपल है। एमाइन वहां भी लिखते थे, एमाइन यहां भी लिखे। कुछ चीजें आपको कॉमन मिल जाएंगी। यहां भी आप क्या लिखेंगे? एमाइन। सेम एज। वहां पर ईथर नाम का कोई ग्रुप नहीं होता प्रायोरिटी ऑर्डर। यहां होता है। बना लीजिए। ऑक्सीजन अगर आया, दोनों तरफ कार्बन चेन है, तो हम उसके लिए सफिक्स नेम में क्या ऐड कर देंगे? ईथर। अगर कहीं सल्फर आ गया तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? आयो ईथर। क्या लिखेंगे? आयो ईथर। ठीक बात। अगर बेटा कभी ओ एनओ आया, ओ एनओ आया, तो कॉमन नेमिंग में उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नाइट्राइड। नाइट्रो नहीं करेंगे। एन होता है तो नाइट्रो, ओ से जुड़ा है तो नाइट्राइड। एक्स के लिए बेटा आप यूज करेंगे हैलाइड। हैलाइड मतलब अगर Cl जुड़ा है तो क्लोराइड। एफ तो ज्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूं तुम्हारे लिए। एफ वाले तुम्हें मिलेंगे ही नहीं कहीं। क्लोराइड। Pr होगा तो ब्रोमाइड। और बेटा आई होगा तो आयोडाइड। बना लीजिए। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्या हम लोगों ने, यहां तक तो आपको नाम याद होने चाहिए, क्या हम लोगों ने एक्सेप्शन में यहां क्या पढ़ रखा है? तो अगर कभी सी डबल बॉन्ड ओ आया, अगर कभी सी डबल बॉन्ड ओ आया, इसके लिए आप यूज करेंगे सीधे सीधे क्या? कीटोन। और यहां याद रखना, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में हम इसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम इसे सिस्टम 1 में ही ले रहे हैं। अब एक बात बताओ, हमने लिख तो बड़े आराम से दिया, कॉमन नेम है, जनरल कॉमन नेम है। जनरल कॉमन नेम का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हमने बोला हाइड्रोकार्बन रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह कितने हाइड्रोजन हटाए, 1, 2, 3, डिपेंड करता है। एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो मतलब मोनोवैलेंसी क्रिएट करते हैं, तो बोलते हैं मोनोवैलेंट रेडिकल। 2 हाइड्रोजन हटा के कुछ लगाते हैं तो डाईवैलेंट रेडिकल। 3 हाइड्रोजन हटाकर अगर लगाएंगे तो ट्राईवैलेंट रेडिकल। तो इसको सिस्टम 1 को हम फर्दर हाइड्रोकार्बन रेडिकल के आधार पर डिफरेंशिएट कर सकते। ठीक बात है।
पहला हेडिंग लिखिएगा, इसमें एक एच हटाया जाएगा, इसे मैं कहूंगा केस 1, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अभी आपको याद आ जाए, इसके अंदर का ही पार्ट है। और हेडिंग है आइसोमेरिक मोनोवेलेंट रेडिकल। आइसोमेरिक मोनोवेलेंट रेडिकल। ठीक बात। अब सर, अगर हमने आइसोमर लिया भी है तो हमारी कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड की भी हो सकती है और डबल और ट्रिपल भी हो सकता है। तो इसका मतलब है हमें इसे फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? सैचुरेटेड वाले। यानी हम यहां पर कोई एल्केन से एक एच हटाकर उसकी जगह पर जो फंक्शनल ग्रुप आपने दिए हैं इनमें से कोई एक लगाएंगे। ठीक बात। नीचे लिखिए प्रॉपर एल्केन से, ऐसे लिखो, एल्केन से एक एच हटाकर एल्केन से एक एच हटाकर दिए गए फंक्शनल ग्रुप्स में, दिए गए फंक्शनल ग्रुप्स में से कुछ लगाओ। मतलब इनमें से कोई एक लगा दो, है ना, जो आपने लिखा है। लेकिन कितने एच हटाकर? एक। और होना क्या चाहिए? एल्के। अब सर, जब हम ये काम करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास चेन अलग अलग प्रकार की होंगी। हम यहां पर क्या क्या यूज कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। तो हम यहां पर पहला है, और गौर से सुनना, ये भारी पड़ेगा तुम पर, नॉर्मल आइसो या नियो का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास नॉर्मल चेन है तो 4 कार्बन की है तो नॉर्मल, 3 है तो अब ये डिपेंड करेगा क्योंकि यहां रेडिकल आ गया है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया है। स्ट्रेट चेन होती है एल्केन की तो 4 कार्बन चाहिए होते हैं, और अगर एल्किल होता है तो 3 कार्बन से आइसोप्रोपिल बन जाता है। तो नॉर्मल आइसोनियो लगा सकते। दूसरा, जब हम ये ना लगा पाए तो हम किसका प्रयोग करते हैं? स्मॉल एस मतलब सेकेंडरी, या स्मॉल टी मतलब टर्शरी का। बनाइए सर, ये नाम से पहले लगाए जा सकते, नॉर्मल आइसोनियो या सेकेंडरी और टर्शरी। सेकेंडरी के लिए स्मॉल एस और टर्शरी के लिए स्मॉल टी। इसके बाद सर लास्ट में एक चीज नई है, हम एक्टिव का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग? एक्टिव का। एक्टिव का प्रयोग हम तब करते हैं जब इसके लिए हम बोलते हैं मिनिमम 1 सी स्टार प्रेजेंट। सी स्टार को बोलते हैं कायरल कार्बन या एक्टिव कार्बन। क्लियर है मामला? इसे क्या नाम दिया जाता है? कायरल भी बोल सकते हैं, और इसी को बेटा क्या बोलते हैं? एक्टिव कार्बन। अभी हम कौन से नाम का प्रयोग कर रहे हैं? एक्टिव का। जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो कायरल शब्द का प्रयोग। ये कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप या एटम से जुड़ी होनी चाहिए। यानी पी, क्यू, आर
और S आपस में अगर बराबर नहीं है तो इस प्रकार के कार्बन को हम क्या बोलते हैं? C स्टार। यानी हम इसके लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? एक्टिव शब्द। क्लियर है मामला? तो दिए गए कंपाउंड में देखना पड़ेगा कि क्या कभी कोई एक्टिव कार्बन तो नहीं है। ठीक बात। तो यहां तक एक बार देख लीजिए, ये थोड़ा सा नया है मामला, पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो भारी पड़ने की संभावना पूरी है, और इसीलिए इसको लास्ट में पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट आईयूपीएसी नाम इससे नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी इससे क्या क्या आ सकता है उसकी बात करेंगे। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बिना इसके काम नहीं चले। अब सर एक मन में कंफ्यूजन होगा कि सर इनका प्रयोग कर तो सकते हैं, कल को अगर नॉर्मल, आइसो और नियो या सेकेंडरी और टर्शरी दोनों आ गए तो प्रायोरिटी किसके पास जाती है? तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं? नॉर्मल, आइसो और। तो याद रखना है कि जो प्रायोरिटी है वो आइसो और नियो की ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में? सेकेंडरी और टर्शरी। क्लियर है बात? एक एक करके हम लिखा भी देंगे। लास्ट में हम किसको देखते हैं कि एक्टिव कार्बन है या नहीं है? तो मैं एक एक बात लिखा भी दूंगा। ठीक बात। पहला पॉइंट लिखिएगा, आइसो कॉमा नियो आर हायर प्रायोरिटी with respect to सेकेंडरी और टर्शरी। अच्छा, नॉर्मल होगा तो सेकेंडरी टर्शरी कोई मतलब है नहीं हो, तो आइसोनियो में मामला बन सकता है। तो पहला पॉइंट है कि अगर आइसोनियो आए और लग रहा हो कि सेकेंडरी टर्शरी भी है, बेटा आइसो का मतलब होता है एक कार्बन से दो मेथिल जुड़े हो, नियो का मतलब होता है एक कार्बन से तीन मेथिल और एक कार्बन हो आगे। बोलो बेटा। सेकेंडरी का मतलब होता है कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद टू कार्बन। टर्शरी का मतलब होता है कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद थ्री कार्बन। बोलो भैया। तो अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं यहां बोल सकता हूं आइसो मुझे कैसे नजर आएगा? एक कार्बन से मुझे कितने कार्बन जुड़े दिखे? तो बोलो बेटा। नियो मुझे कब दिखेगा? एक कार्बन से तीन मेथिल और आगे मुझे एक कार्बन खाली नजर आना चाहिए। बोलो। सेकेंडरी का मतलब कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद टू कार्बन और टर्शरी का मतलब अगर दिखा दे तो ज्यादा बेटर है, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद थ्री कार्बन। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद थ्री कार्बन। याद रखना टर्शरी और नियो में जमीन आसमान का अंतर।
ठीक बात है। अगर कभी आइसो नियो आए और सेकेंडरी टर्शरी आया तो मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा? आइसो और। क्लियर है बात? याद रखिएगा, ये सारे टर्म आप जो यूज कर रहे हैं, ये किस के रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। यानी फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है उसके आधार पर बताएंगे आइसो है, नियो है, सेकेंडरी है, टर्शरी। ठीक बात है। एक्टिव तो मतलब ऐसा कार्बन हो गया जो अलग ही है, तो वो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में इनकी बात। क्लियर है बात? हटाएं? एक बार पूरा पढ़ लो ये, क्योंकि ये थोड़ा भारी भरकम खेल है इसमें, और अभी सवाल कराएंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी हम जो कंफ्यूजिंग पार्ट है उसको लिखा रहे हैं, जिससे कि आपको याद रहेगा ज्यादा देर तक। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। अगर हो जाएगा तो आइसो लिखेंगे, सेकेंडरी नहीं लिखेंगे, तभी तो प्रायोरिटी है बेटा। क्या आप लिखवा रहे हैं? देखो ना, आइसो नियो आर हायर प्रायोरिटी देन सेकेंडरी और टर्शरी। अगर आपको लगता है कि आप सेकेंडरी भी लिख सकते हैं और आपको लगता है आप आइसो भी लिख सकते हैं, तो आप क्या लिखना पसंद करेंगे? आइसो। अगर आपको लगता है कि टर्शरी लिख सकते हैं और आपको लगता है कि मैं नियो भी लिख सकता हूं, तो आप क्या लिखना पसंद करेंगे? नियो। क्लियर है मामला? पॉइंट नंबर 2 से और क्लियर हो जाए। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। आइसो कॉमा नियो के साथ, आइसो कॉमा नियो के साथ कभी भी सेकेंडरी कॉमा टर्शरी का प्रयोग नहीं करेंगे। आइसो कॉमा नियो के साथ कभी भी सेकेंडरी कॉमा टर्शरी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है मामला? तो ब्रैकेट में लिखिएगा, दे बोथ आर नॉट टू बी यूज्ड टुगेदर। दे बोथ आर नॉट टू बी यूज्ड टुगेदर। जहां आपने ये बनाया है वहीं पर ऊपर ये बात लिख लेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगी क्या? कि मैं बोल सकता हूं नॉट टू बी यूज्ड टुगेदर। आपकी सारी समस्याएं मैं खत्म कर दूंगा सर, अगर आपने बात को सुन लिया बढ़िया से तो। बात समझ में आ रही है? यानी कभी भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे सेकेंडरी आइसोपेंटेन, गलत है साहब। या तो आइसोपेंटेन या सेकेंडरी पेंटेन। बोलो सर। और पेंटेन का भी मात्रा गलत है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोल रहे हैं, तो हम इसका नाम एल्किल की तरीके लिखेंगे। तो कभी भी नहीं होगा कि सेकेंडरी पेंटिल क्लोराइड, तो सही है। आइसोपेंटिल क्लोराइड सही है। सेकेंडरी आइसोपेंटिल क्लोराइड 100% गलत है, क्योंकि एक साथ इनका प्रयोग नहीं करें। क्लियर है मामला? पॉइंट नंबर 3, एक्टिव का यूज, एक्टिव का यूज आइसो कॉमा नियो और सेकेंडरी कॉमा टर्शरी दोनों के साथ किया जाता है या किया जा सकता है। होगा तभी करोगे। एक्टिव का यूज आइसो कॉमा नियो और सेकेंडरी कॉमा टर्शरी दोनों के साथ किया जा सकता है। ठीक बात? कॉमा लगाकर लिखना, एक्टिव को
इनसे पहले लिखते हैं। जब नाम लिखेंगे तो अगर एक्टिव कार्बन है तो पहले क्या लिखेंगे? एक्टिव। फिर लिखेंगे आइसो या नियो अगर है तो, या फिर लिखेंगे सेकेंडरी या टर्शियरी। एक्टिव का प्रयोग नाम में इनसे पहले किया है, तो वो भी कंफ्यूजन खत्म हो गया तुम्हारा। अब ये बताओ, इधर देखो, क्या ये बता रहा है कि हम मोनोवेलेंट रेडिकल की बात कर रहे हैं, यानी हम एल्केन से एक H हटाएं और उसकी जगह पर कुछ लगाएं, तो अगर जो चीज लगाई गई है वो कहां कहां पर हो सकती है? या तो वो नॉर्मल होगा, या आइसो पर होगी, या नियो पर होगी, या वो सेकेंडरी पर होगी, या वो टर्शरी पर होगी। तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। हमें नॉर्मल, तो एक सिंपल कंडीशन है, अगर हमें आइसो नियो और सेकेंडरी टर्शरी में किसी एक को चुनना पड़ा तो हम किसे चुनेंगे? आइसो या नियो शब्द को। कभी भी हम सेकेंडरी टर्शरी और आइसो नियो को एक साथ यूज नहीं करेंगे। अगर हमारे कंपाउंड में कोई ऐसा कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है, यानी 4 अलग अलग ग्रुपों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहेंगे? एक्टिव कार्बन। और एक्टिव का यूज हम आइसो नियो से पहले या सेकेंडरी टर्शरी से पहले लिखकर करेंगे। क्लियर है मामला? यानी एक्टिव को इनमें से किसी से भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है मामला? तो ये ध्यान रखना है। इस प्रायोरिटी का ये मतलब नहीं कि एक्टिव को नहीं लिखेंगे, एक्टिव को सबसे लास्ट में देखते हैं, इसलिए उसको लास्ट में। ठीक बात है। अब हमको ये बताओ, जब भी तुम इसका नाम लिखोगे तो पीछे वाले में जरा आइएगा। आपने लिखा है, इधर देखिएगा सर, आपने यहां लिखा है कि आप प्रीफिक्स लिखेंगे फिर सफिक्स लिखेंगे। सफिक्स तो आपने रट लिए। जब आप प्रीफिक्स लिखेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन रेडिकल के। तो अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल है और एक हाइड्रोजन हटाया गया है, तो क्या हम यहां पर जब भी इनके कॉमन नेम लिखेंगे, ये तो हमने डिसाइड कर लिया ना कि हम एक ही H हटा रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्या? मोनोवेलेंट रेडिकल। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम यहां पर प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, क्या हमें पता है कि सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल से निकाल लो, और प्रीफिक्स बताता है टोटल कार्बन की संख्या को। लेकिन क्योंकि एक H कम हो गया है तो अब ये एल्केन नहीं है, बल्कि किसकी तरीके लिखा जाएगा बेटा? एल्काइल की तरीके। कैसे लिखेंगे? एल्काइल, यानी प्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल लिखा। क्लियर है? बना लीजिए इसको, ध्यान रखिएगा। एन तो नहीं लिख पाओगे ना, क्योंकि अब तो कोई दूसरी चीज आ गई है, तो इसको डब्बे में बंद कर लीजिए, ये काम कीजिए। ध्यान रखना, ये प्रीफिक्स में टोटल कार्बन को बताता है, लेकिन लिखेंगे एल्काइल की तरह। अभी सब क्लियर हो जाएगा। और जितने बता रहे हैं, इसके बाद आज हम आपको एक काम देंगे। कितने लोगों ने एनसीईआरटी अभी तक नहीं खरीदी? ऐसे बहुत सारे हीरो होंगे अपने पास, या नहीं है एनसीईआरटी जिनके पास अभी भी नहीं है, तो आज आपको ले लेनी है। बात समझ में आ रही है? और जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ऐसा ही काम करते रहेंगे, पूरे साल लगभग सारी क्लासेस करेंगे और उन क्लास का केवल याद रखेंगे, जितना सवाल कराएंगे उतना करेंगे, जितना पढ़ाएंगे एनसीईआरटी से उतना पढ़ेंगे, तो 180 में 180 नंबर आएंगे, 175 भी नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये लोग ला चुके हैं, बड़े आराम से ले आएंगे आप। बस हाँ, मेहनत क्या करनी पड़ेगी?
मेहनत ये करनी पड़ेगी कि जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ना है। कूड़ा करकट दाएं बाएं का ज्ञान नीट लेवल पर कोई जरूरत नहीं। बात समझ में आई? एग्जाम तक आपके पास आपको कहां तक जाना है? अपनी चारों एनसीईआरटीज को बढ़िया से पढ़ना है। एनसीईआरटी कोई लाया है? एक आदमी दिखा दो जरा। ये तो अभी कर रहे हैं, ये तो पढ़ ही रहे हैं, अब तो खत्म ही है। मान लीजिए ये आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी पार्ट 2 है, ठीक बात है ना? मान के लीजिए है ही। इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो ये एक तो अपने पास ये यूनिट नंबर यहां पे 8 है, शायद यूनिट नंबर 8 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। इसमें कुछ पोर्शन आईयूपीएससी का दिया है। हमें लगता है आईयूपीएससी यही है ना सर। इसके बाद हम आपको जो होमवर्क देंगे उसमें आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर, जैसे यूनिट नंबर 9 हाइड्रोकार्बन, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आ जाएगा। आपको पन्ना पलटना है और सबके आईयूपीएससी नाम जो यहां लिखे गए हैं यहां तक आपको देख लेना है, कॉपी में लिख कर लाना है, सॉल्व करके ला। बोलो भैया। ऐसे ही साहब जब इतना करके छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है और फिर आप पहुंचेंगे एल्कीन में। जब एल्कीन में पहुंचेंगे तो आईयूपीएससी ने। ऐसे ही सर आप पहुंचेंगे लास्ट में कहा? एल्काइन में। मतलब मैं जब पढ़ाऊंगा तो चारों एनसीईआरटी, जैसे आपकी बायो की किताब रंगी होती है वैसे ही केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रंगी होगी, यानी आपको पता होगा कि आपने पढ़ रखा है। क्योंकि रंगने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है। अगर किताब हमने अपने हाथ से एक बार अंडरलाइन कर ली, एक मार्क लगा लिए, तो वो बुक आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि नहीं यार ये वाली किताब हमारी पढ़ी हुई है, वरना नहीं रखे रहोगे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना है। तो जब हम ऐसे ही आपको करके लाना है, क्या एनसीईआरटी पार्ट 2 चाहिए होगी 12th की, एल्किल हैलाइड में सारा एल्किल हैलाइड वाला बना के लाएंगे, एरोमेटिक मिलेगा तो एरोमेटिक वाला बनाएंगे, फिर उसके बाद आएगा क्या? एल्कोहल एंड ईथर, उसके सारे आईयूपीएससी नाम लिखने। फिर आएगा क्या? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड, उसके आईयूपीएससी नाम लिख के लाने। फिर उसके बाद एसिड डेरिवेटिव्स एंड एसिड्स, तो उसमें एमाइड ईस्टर एसिड हैलाइड सब मिलेगा, उसको करना है। और लास्ट में एमाइन। तो इसी बहाने आप सारे चैप्टर्स एक बार खोल भी लें। बात समझ में आ रही है या नहीं है? तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक का मामला क्लियर है? अब हम आपको नाम की बात बताते हैं कैसे क्या लिखना है। क्वेश्चन लिखिएगा, राइट द कॉमन नेम of following compounds. Write the common name of following compounds. जो भी कंपाउंड दिए इनका कॉमन नेम लिखना है। अच्छा, वो तुम्हें ये नहीं बताएगा ये मोनोवेलेंट रेडिकल है, तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा सर। जैसे बेटा मान लीजिए पहला सवाल आपके सामने आया, CH3 सिंगल बॉन्ड SO3H, कूद नहीं पड़ना है डायरेक्ट। अब क्या ये बात समझ में आती है? अगर ये ना होता तो ये एल्केन होता। सिंगल बॉन्ड है मतलब एक H हटाकर कुछ लगाया गया है, यानी ये मोनोवेलेंट सैचुरेटेड रेडिकल का एग्जाम्पल। अब बेटा यहां पर क्या ये हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है? तो इसका नाम किसकी तरीके? सफिक्स की तरीके। और इसका नाम किसकी तरीके? प्रीफिक्स की तरीके। प्रीफिक्स में टोटल कार्बन तो लिखेंगे, लेकिन किसकी तरीके लिखेंगे? एल्किल के तरीके। तो जरा बताइएगा कि इसका कॉमन नेम क्या आपकी समझ में आता है? मेथिल। और सफिक्स नेम आपने पढ़ रखा है,
सल्फोनिक, बोलो बेटा, तो मेथिल सल्फोनिक एसिड। दूसरा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड SH। ठीक बात। अब यहां पर पहले ही मार्क कर लिया करो, फंक्शनल ग्रुप कौन है? SH। SH के लिए क्या यूज करेंगे? थायो एल्कोहल। बेटा 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? एथिल। तो नाम होगा एथिल थायो एल्कोहल। क्लियर है बात? एक छोटी सी बात, नॉर्मल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। रीजन, अगर कोई एल्किल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? एल्किल ग्रुप है, तो नॉर्मल का यूज करने के लिए मिनिमम कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 नहीं, एल्केन में 4 से काम होता है, एल्किल में 3 से। ठीक बात है, बना लीजिए, उसको साइड में लिख लीजिए। तीसरा है, तीसरे और चौथे से क्लियर हो जाएगा। 2 नाम एक साथ लिखने हैं, CH3 CH2 CH2 NH2। दूसरा है CH3 CH। डिजाइन ये हम आपको बना के दिखा रहे हैं, नॉर्मल भी लगाया जा सकता है, सिंगल बॉन्ड NH2। अब पहले जो तुम्हें पता है उतना काम कर लो। क्या तुम्हें यह मालूम है कि NH2 वाला पोर्शन एमाइन को रिप्रेजेंट करता है? बोलो बेटा। 3 कार्बन के लिए प्रोपिल लिखेंगे, लेकिन कार्बन 3 आ गए हैं और स्ट्रेट चेन है, क्योंकि देख रहे हो ब्रांचिंग हो सकती, तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहां पर? नॉर्मल का। तो नाम क्या लिखेंगे? नॉर्मल प्रोपिल एमाइन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में क्या लिखना था? एमाइन। क्लियर है मामला? यहां क्या लिखोगे सर? क्या इधर देखो, ये प्रोपिल तो है, ये प्रोपिल तो है, लेकिन ये ग्रुप कैसा है? आइसो। तो इसका मतलब हम यहां क्या लिखेंगे? आइसो प्रोपिल, और आगे क्या लिखेंगे? एमाइन। ये लिखकर भागेंगे नहीं साहब, आपके मन की बात भी करेंगे। क्या आप में से कुछ लोग ये कहेंगे, सर जहां NH2 लगा है उसी कार्बन को देखते हैं, क्या ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है? यानी ये 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी कार्बन। बोलिए सर। तो अगर आपके मन में विचार आया कि सेकेंडरी लिखें या आइसो लिखें, तो बता चुके हैं प्रेफरेंस किसके पास जाएगा। मामला क्लियर है या नहीं है? ध्यान रखना है। चले, तो अगर हम आपको देंगे तो अब आप बता पाओगे, हम है ना, हटाया जाए। अच्छा, मैं क्यों आपको ये जिम्मेदारी दे सकता हूं कि आप पूरी NCERT उठा लीजिए? क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे वो कॉमन नेमिंग वाली चीज छुपा भी नहीं रहा हूं। तो इसलिए आप कोई भी चैप्टर खोल के देखेंगे, शुरुआती पोर्शन आपको आता हो। कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी, इसलिए उसको आपको करके भी लाना, भी बता देंगे क्या कर। 5वां है सर, एक साथ सारे लिख रहे तो डिफरेंस भी क्लियर रहेगा। पहला लिखिएगा CH3 CH2 CH2 OH, उसके बाद CH3 CH2 CH OH CH3, उसके बाद लिखना है CH3 CH CH3
CH2 OH। उसके बाद लिखना है CH3 C CH3 CH3 OH। चला जाए। आइए सर, पहले का नाम, क्या ये OH ग्रुप है और ये नॉर्मल चेन है, तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। ये जानबूझ के हम इतना नाम छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं कि आपको नजर आए सही से। यहां आते हैं, OH ग्रुप है, सुनते जाइएगा, बहुत बढ़िया नाम है। OH ग्रुप है, यहां ना आइसो है, ना टर्शरी है, ना नियो है। ये वाला कार्बन सिर्फ और सिर्फ कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी। तो इसका मतलब है कि हमें अब इसके नाम से पहले क्या लगाना पड़ेगा? सेकेंडरी। तो बेटा हम लोग लिखेंगे स्मॉल s, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक बात। अब सर सुनिएगा, तब नहीं हुआ। क्या ये कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है? देखो, एक OH है, एक CH3। अब तो तुमने कर ही लिया, लिख तो लिया ही होगा। एक OH है, एक CH3 है, एक ये बड़ा सा ग्रुप है और एक ये H है। चारों अलग अलग है या नहीं है? तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा है? एक्टिव कार्बन, ठीक बात। आप इसका नाम लिख सकते हैं एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, लेकिन यह इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं? एक्टिव का प्रयोग तब करते हैं जब कोई दूसरा चारा ना हो। क्या ये बताओ कि सेकेंडरी कार्बन यहां पर एक ही प्रकार का है और जैसे ही वहां OH लगाओगे अपने आप ही क्या हो जाएगा? एक्टिव। तो अननेसेसरी चीज कभी भी यहां पर नहीं लिखी, इसलिए हम यहां एक्टिव का यूज नहीं कर रहे हैं। कल को अगर ऐसा कोई है जहां दो अलग अलग प्रकार के सेकेंडरी कार्बन है, एक पे लगाने पर एक्टिव हो जाता है और दूसरे पे लगाने पे नहीं होता है, तो हमें सेकेंडरी के आगे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा वाला सेकेंडरी। क्लियर है मामला? यहां लिखिएगा बगल में, बोथ सेकेंडरी कार्बन आर सिमिलर, both secondary carbon are similar, both secondary carbon are similar, so use of active is not necessary, so use of active is not necessary। एक्टिव का यूज नेसेसरी, ठीक बात है, बोलिए सर। इतनी बात आपको आनी चाहिए, ठीक है ना? तो हम कहां नहीं लगा रहे हैं, कहां लगा रहे हैं, ये पता होना चाहिए। चलो भैया यहां आओ, ये OH यहां लगा है, लेकिन यहां कौन सा ग्रुप है? आइसो है, तो नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। क्या नाम होगा सर? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। बना लीजिए।
नाम होगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। लास्ट नाम सर है। अब सुनो, ये नियो नहीं है तो ये कौन सा वाला ग्रुप है? टर्शरी। तो इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बन है। हम इसके लिए क्या यूज करेंगे नाम से पहले? टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। क्लियर है मामला? कल के लिए सुन लीजिए बेटा, आपके भविष्य के लिए बता रहा हूं, लापरवाही मत करना। दोनों एनसीईआरटी केवल आपको 2 ही खरीदनी है, अभी 300 रुपए से कम में आ जाएंगी। खरीदना 100%। क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 2, क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 2, कल दोनों लेकर आनी है आपको। बोलो बेटा, नहीं लेनी है? कौन सी लेनी है सर? नहीं लेनी। हाँ, नहीं तो जैसे ना लेना हो तो मत लो। अब ये तुम्हें देखना है कि 10-20 नंबर अगर केमिस्ट्री में कम हो जाए तो कोई बात नहीं। मेरी बात नहीं समझे? एक रीजन है। वो रीजन क्या है? पुरानी वाली है किसी के पास? दिखाओ, क्या कोई लाया है? हाँ। नई वाली भी जरा उठा दो साथ में। इधर देखो, सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ेगा? ये पढ़नी है और ये पढ़नी है। मेंटल प्रेशर पहले ही तुम्हारा कम हो जाए। बोलो यार, तो 100-200 बचा के अगर इतना दिमाग पे बोझा उठा सकते हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, अननेसेसरी कोई चीज पढ़ने की जरूरत आता नहीं है। तुम्हारे नीट में तुम्हें पढ़ना भी नहीं, तो आपको यार इसलिए नहीं लेनी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और नई वाली पुरानी वाली से सस्ती है क्योंकि कई चैप्टर्स कम हो गए। तो कल याद रखिएगा, दोनों एनसीईआरटी आपको लेकर कल ये समाप्त भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और सुन लीजिए, कल हम आपको बता भी देंगे और उसके बाद हम परसों आपका आईयूपीएससी का एक क्लास टेस्ट ले लेंगे, रिटेन वाला। रिटेन वाला मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, वहीं बगल में नाम लिखना पड़ेगा, नाम से कंपाउंड बनाना पड़ेगा, कॉमन नेमिंग भी होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ठीक ठाक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। केवल ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो मजा आएगा नहीं, क्योंकि उसमें आप अंधी लगाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता, पता नहीं चल पाता है कि क्या सही है और क्या। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आज कल में निपटा लीजिए। दूसरा, आज आपकी शायद एक्स्ट्रा क्लास बताई जाएगी, तो जिनका भी छूटा हुआ है 3:30 बजे से, तो आप आ सकते हैं। ग्रुप में मैसेज आ जाएगा।